अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा मौजू इस वक्त का अहम तरीन मौजू है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से सबसे अहम मुल्क चीन है। चीन पाकिस्तान के बाहमी ताल्लुकात हमेशा से बहुत ज्यादा दोस्ताना, फ्रेंडली रहे हैं। आज उन ताल्लुकात की क्या कैपेसिटी है, उनकी क्या सूरत है, उनमें इजाफा करना मुमकिन है, कमी हो रही है। चीन ईरान के साथ जो नई डील करने जा रहा है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, इस मौजू पर आज मारूजात पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, देयर इज नो फ्री लंच इन रोम। दुनिया में कोई भी रिश्ता बगैर मकसद के नहीं होता। चीन पाकिस्तान का मेहरबान दोस्त है। क़याम पाकिस्तान से आज तक चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है और आइंदा भी खड़ा रहेगा। मगर क्या चीन की जेनेटिक बनावट के अंदर पाकिस्तान के साथ दोस्ती का कोई जरसूमा है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान पर मेहरबान है? हरगिज ऐसा नहीं है। मुमालिक के दरमियान दोस्ती जाती पसंद नापसंद से कुछ अलग चीज होती है। चीन के गिरदोनवा सबसे ज्यादा मशकूक किरदार का मुल्क और बड़ी ताकत इंडिया है। पाकिस्तानियों को समझ आए या ना आए, चीनी क़यादत को यह बखूबी इल्म है कि 14 अगस्त 1947 से अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी में इंडिया के लिए एक खसूसी मुकाम रखता है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बात सीटो सेंटो बगदाद पैक्ट के वक्त समझ नहीं आई कि आखिर अमेरिका क्यों कहता है कि ईस्टर्न बॉर्डर पर वॉर नहीं होगी और अमेरिका के दिए गए हथियारों से इंडिया के साथ जंग करना इजाजत नहीं होगी। और जब आपने 65 में जंग की तो न सिर्फ अमेरिका ने आपका एमुनिशन बंद कर दिया, आपकी इमदाद बंद कर दी, बल्कि सुलह के अमर से भी बाहर खड़ा हो गया और आपको कहा, अमेरिका ने अपने हाशिया बरदार दोस्त मुल्क को कहा कि रूस जाओ और सुलह की बातचीत चलाओ। अब इस अमर से समझ लें कि पूरी दुनिया तमाम मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर नजर रखती है, तो चीनी क़यादत से यह बात क्यों कर छुपी हुई है कि 1947 से आज तक अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी में इंडिया के लिए एक खसूसी मुकाम रखता है। अमेरिका को इंडिया के लिए खसूसी मुकाम रखने की क्यों जरूरत है? क्योंकि इंडिया चीन का वाहिद हमसाया मुल्क है जिस पर कभी न कभी अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को, अपने असरात को इस्तेमाल करके चीन के खिलाफ कोई लहर पैदा कर सकता है। अब चीनी कौम ये सोचती है कि इंडिया को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश और इसके साथ श्रीलंका, इन पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो इंडिया की हुकूमत चीन के खिलाफ किसी भी तरीके की साजिश में एक खास हद से आगे नहीं बढ़ सकेगी। इसे आप जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन कह लें। पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो सूरत हाल है, जो मौजूदगी है, ये चीन के इस काम आती है कि वो किसी भी ऐसी थ्रेट के मौका पर पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करने या पाकिस्तान की जानिब से इंडिया के बॉर्डर पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकता है। माजी में खुशकिस्मती से 2-3 मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान की तारीख में ऐसी क़यादत नसीब हुई कि हमने चीन के साथ अपने इन ताल्लुकात को बेहतर बनाया। सबसे पहले हमने चीन के साथ अपने सरहदी तनाज़ा को कुछ यूं इस्तेमाल किया जिसका फायदा आज इंडिया के खिलाफ चीन ने उठाया कि चीनी हुकूमत को जो ही एहसास हुआ कि किसी भी दबाव की वजह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कश्मीर पर इंडिया को वो टफ टाइम नहीं दे पा रही है जो पाकिस्तान को कश्मीर के लिए देना चाहिए, तो चीनी क़यादत ने फौरी तौर पर कश्मीर के उस इलाका में जहां पे कुछ खिता पाकिस्तान ने चीन को देकर इंडिया के इलाका तक रसाई को मुमकिन बनाया था, इस्तेमाल किया और इंडिया पर दबाव बढ़ाया। खुले लफ्जों में चीन ने इंडिया को यह पैगाम दिया है कि कश्मीर में फर्दर एडवांसमेंट कश्मीर के साथ दुश्मनी और चैलेंज होगा। वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में और पीपीपी के साबिक दौर में चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेपनाह मजबूत हुए। एक मखसूस मुद्दत के लिए चीन के साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए।
जब गवादर सी पोर्ट पर काम का आगाज किया गया, मगर बावजूद परवेज मुशर्रफ या उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट दबाव का शिकार हुई और गवादर पर चीन के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हो सके और गवादर पोर्ट का इंतजाम और इंसराम सिंगापुर में मौजूद एक अमेरिकी कंपनी को दे दिया गया, जिस पर चीन दोबारा पीछे हट गया। सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तारीख में अपने अरूज पर पहुंचे और एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसे सी पैक कहते हैं 75 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया गया। यह बुनियादी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्ट है जिसमें रोड रेल नेटवर्क गवादर से चीन की सरहद तक बिछाना है। चीनी हुकूमत ने कहा है कि वो अपने खर्च पर यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगा और उसके बाद गवादर की पोर्ट को चीनी अपने लिए इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि उससे पाकिस्तानी हुकूमत को मुनासिब मुनाफा और रकूम मिलेंगी। बदकिस्मती से पीपीपी की हुकूमत 2013 में खत्म होने के बाद सीपैक, जिसका जिक्र पीपीपी की क़यादत ने अपने मुंह से कभी नहीं किया था, मियां नवाज शरीफ का नारा बना। उस नारे को इस्तेमाल किया गया, मगर अमली तौर पर क्या हुआ कि गवादर सी पोर्ट जो उस प्रोजेक्ट की बुनियाद थी उस पर काम रोक दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब के अंदर बिजली पैदा करने के मंसूबों पर काम किया, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो वगैरह के प्लान सी पैक की मौसूला रकूम से इस्तेमाल किए और लाहौर कराची मोटरवे बनवाई। मगर जो चीनियों का इंटरेस्ट वाला रूट था यानी वेस्टर्न रूट, उस पर न सिर्फ ये कि काम रोक दिया गया बल्कि खसूसी तौर पर बंदरगाह का काम मुतासर हुआ। आप तसव्वुर करें कि अगर गवादर सी पोर्ट ऑपरेशनल हो जाए और रोजाना चीन के कम से कम 40,000 ट्रक फ्यूल लेकर वहां से गुजरें तो पाकिस्तान के लिए किस कदर आमदनी का सोर्स बन सकता है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये जिक्र करता हूं कि हुकूमत की तरजीह आमदनी पैदा करने वाले मंसूबे होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज आमदनी सरमाया बाहर से मिल रहा है तो वो अपने अवाम के लिए अच्छे पैकेज दे सकती है, अच्छा लाइफस्टाइल दे सकती है, कारोबार दे सकती है, नौकरियां दे सकती है। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने अखराजात को इस अंदाज में खर्च करे कि वो अवामी सहूलत हों या दीगर मराहत हों, मगर उससे इनकम कम हो जाए, अखराजात बढ़ जाए, तो मुल्क चलाना मुमकिन नहीं रहता। 2018 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने चीन का दौरा किया और चीन से कुछ रकूम पाकिस्तान के लिए कर्ज पर हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद सी पैक पर वो तरक्याती काम चीन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तेज रफ्तारी नहीं पकड़ सके। इसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। पाकिस्तान में एक हल्का ये कहता है कि अमरीकी दबाव की वजह से हम सी पैक पर सरेंडर कर रहे हैं। एक हल्का ये कहता है कि सऊदी अरब या दीगर ताकतों की वजह से हम इस पर पूरी तरह से काम नहीं कर रहे। लेकिन कड़वा सच ये है कि सी पैक पर चीनियों की तवक्कुआत के मुताबिक काम नहीं हो रहा। सी पैक क्या है, इसमें क्या होना था, एग्रीमेंट क्या था, उसके पाकिस्तान को फवायद क्या मिलने थे, ये एक अलग मौजू है। इसे आज की वीडियो से मैं अलग करता हूं और दोबारा किसी वीडियो में मारूजात पेश करूंगा। आज का मौजू है चीन की ईरान में 400 अरब डॉलर की मुतवक्को इन्वेस्टमेंट। अब हमें यह समझना चाहिए कि जब चीन की पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो उसे अल्टीमेटली अपने लिए कोई अल्टरनेट रूट ढूंढना था। अब चीन का प्रोजेक्ट जिसे हम सी पैक कहते हैं, ये एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका शुरू में नाम ओ बोर रखा गया था। उसे चीनी हुकूमत आजकल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहती है। ओ बोर में ओ की शक्ल यानी एक रिंग बनाया जाना था रेल रोड नेटवर्क का पूरे चीन के चारों तरफ, और चीन के मुख्तलिफ सूबों और शहरों को उससे लिंक किया जाना था। सी पैक उसकी एक एक्सटेंडेड वर्जन था। अब ओ बोर या BRI के अंदर अफगानिस्तान और ईरान पहले से शामिल हैं और चीन तुर्की तक रसाई हासिल करने के लिए अफगानिस्तान और ईरान में इन्वेस्टमेंट कर रहा था और रेल रोड के नेटवर्क पर काम कर रहा था। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल अब सामने आई है, चीन ने पाकिस्तान की निस्बत तरजीह देते हुए ईरान को अपना पार्टनर बनाया है। अब इस बात को समझ लें कि जिस तरह किसी भी बुरे वक्त में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को मगरिब की समझ से इस्तेमाल करने की ख्वाहिश चीन के दिल में थी,
आप ये समझ लें कि अब चीन ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी बुरे वक्त के लिए ईरान को मजबूत किया जाए। अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के सोचने का वक्त है। मैं कमर जावेद बाजवा की जर्मनी में की गई तकरीर का बार बार हवाला देता हूं। पाकिस्तान के चीफ कहते हैं कि कभी भी कोई मुल्क इनफरादी तौर पर तरक्की नहीं करता, रीजन्स तरक्की करते हैं, खित्ते तरक्की करते हैं। पाकिस्तान तन्हा रहकर कभी तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान को अपने रीजन को साथ मिलाकर तरक्की करना होगी। ये इतने गोल्डन वर्ड्स हैं, ये इतनी खूबसूरत बात है कि इसे पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या माजी में पाकिस्तान की तरजीहात यही थी। पाकिस्तान को दुनिया में सबसे ज्यादा कुर्बत और दोस्ती रखने की जिम्मेदारी और हक अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, इंडिया और चीन के साथ है। पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई हैसियत की वजह से एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि अगर ये अपने खित्ते के अंदर रेल रोड नेटवर्क बना दे, इंडिया को अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तक सड़क के वसाइल, रेल के वसाइल मुहैया कर दे, इसी तरह ईरान और तुर्की को इंडिया के साथ ट्रेड का मौका दे या ऑयल और गैस पाइपलाइन बिछाने की अपॉर्चुनिटी दे सके किसी भी सूरत में, तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ टोल के मद में, टैक्सेस की मद में इतना रेवेन्यू कमा सकता है कि पाकिस्तान को किसी चीज पर मजीद मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम बावजूद इन मसाइल पर काबू नहीं पा रहे और हमारा वजीर आजम कहता है कि मैं तो तत्ते तवे पर बैठा हूं। खुदा की पनाह, जब आप अपने हमसाया मुमालिक के बारे में ऐसे डेरोगेटरी वर्ड्स इस्तेमाल करते हो तो ये मत सोचें कि वो पंजाबी या उर्दू में कहे गए लफ्ज नहीं समझते। वजीर आजम के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज बामानी होता है, वजन रखता है और उसकी सैकड़ों परतें होती हैं। आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके अपने हमसाया मुमालिक पर इल्जाम तराशी करते हैं। हुकूमत और रियासत की सतह पर ऐसे अल्फाज किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए थे। अब हमें इस अमर को जानना होगा कि क्या हम चीन के साथ अपने सी पैक को रिवाइव करके ईरान और अफगानिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट में अपना हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, यकीनी तौर पर हम चीन के साथ अपने ताल्लुकात को रिवाइव करें और ये हमारी जरूरत है। मुमकिन है कि किसी खास वक्त में अमेरिका हम पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में था, लेकिन पोस्ट कोरोना रिजीम में शायद अमेरिकी माइशत और अमेरिकी पॉलिसियां उन्हें इस कदर इन्वेस्टमेंट देने की इजाजत ना दें जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका या सऊदी अरब से तवक्को करती है। इसलिए हमें सोचना है कि हम चीन के साथ गैर मशरूत तौर पर अपने ताल्लुकात में वापस जाएं। और मैं फिर याद करवाता हूं कि 2005 में चीनी सदर न्यू दिल्ली के जरिए पाकिस्तान आए थे और उन्होंने परवेज मुशर्रफ को पेशकश की थी कि वो कश्मीर पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी लेकर आए हैं कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात करवा सकते हैं। वो पेशकश उस वक्त कबूल नहीं की गई, उसे किसी भी वक्त कबूल किया जा सकता है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपने पार्लिमानी और दूसरे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को बेहतर करना होगा और ये जो ईरान में होने वाला प्रोजेक्ट है या अफगानिस्तान में होने वाली इन्वेस्टमेंट है उसमें अपनी कंपनियों के लिए, एफडब्ल्यूओ के लिए, आर्मी के कंसर्न के लिए, एनएलसी के लिए नया बिजनेस वेन्यू तलाश करना है और पाकिस्तान के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना है। जब पाकिस्तान ईरान में होने वाली डेवलपमेंट में पार्टनर बनेगा तो ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ऑटोमेटिकली अच्छे होते चले जाएंगे। और आप यकीन करें कि ईरान से गैस और तेल की खरीद में पाकिस्तान को अरब ममालिक से तेल और गैस की खरीद से कहीं ज्यादा मुनाफा होगा। इसलिए यह बात समझने की है कि इस मौके को हमारी क़यादत, सियासी क़यादत, एस्टेब्लिशमेंट ज़ाया ना करे और हर सूरत में चीन के साथ इस तरीके से एतमाद साजी पैदा करे और इस मसला को इस तरह से हल करे कि ईरान में होने वाली इन्वेस्टमेंट और सी पैक दोनों बैक वक्त न सिर्फ पार्टनर बन जाएं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के दरमियान ऐसा माहौल पैदा हो जिससे पाकिस्तान के अंदर तरक्कियाती सरगर्मियों और तिजारती सरगर्मियों में इजाफा हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चीन के ईरान में इंटरेस्ट को पाकिस्तान कैश करवा सकता है। और फिर मैं वापस जाऊं सी पैक के बारे में या ओ बोर के बारे में
कि चीन ये भी चाहता है कि दिल्ली से काबुल तक रेल रोड नेटवर्क बिछाए। इस मौजू पर अलग से वीडियो करूंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। आज के लिए इसी कदर। YouTube चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से मुतारिफ करवाएं। खुदा हाफिज।